बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स की। क्लास 10th की फिजिक्स में आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो हमें नीड होंगी वो एक्टिविटी भी हम साथ में करते चलेंगे। तो चलिए हम आज अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो हमें समझनी है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से हम सभी लोग फेमिलियर हैं, जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जानते इसलिए हैं क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने डेली लाइफ में रोज़ कुछ ना कुछ करके यूज़ करते हैं। जैसे लाइट को, अगर हमें लाइट नीड होती है तो हम बल्ब का यूज़ करते हैं और उस बल्ब को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर हमें गर्मी लगती है तो हम फ़ैन का यूज़ करते हैं। ठीक, क्रिकेट मैच देखना होता है तो हम टीवी का यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्रिज में, कूलर में, ठीक है, गीज़र में, जितने भी तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, इनको यूज़ करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इनको देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत ही अच्छे से फेमिलियर हैं, जानते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनीशन अगर हमसे पूछी जाए तो हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक टाइप की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक टाइप की एनर्जी है जो चार्ज के फ्लो से प्रोड्यूस होती है। किसके? चार्ज के फ्लो से प्रोड्यूस होती है। देखिए, जिस भी चीज़ से हम किसी भी वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज एनर्जी, वो एक एनर्जी है। ठीक, सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी एक एनर्जी है और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज के फ्लो से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये फ्लो ऑफ चार्ज से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। चार्ज की अगर हम बात करें कि व्हाट इज चार्ज, अब यहाँ पर एक नया वर्ड हमारे सामने आया, चार्ज। ठीक है, तो हमें समझ आता है कि चार्ज क्या चीज है। ठीक है, चार्ज क्या चीज है। तो इस चार्ज को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जहां पर हमने क्लास 9th में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटम को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इस एटम में हम थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो इस एटम में हमें 3 लोग मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? 3 लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 लोग आपको इस एटम के अंदर मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 लोग मिलेंगे। इनमें से देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। इसके पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। और ये जो हमारा एटम है, ये जो एटम होता है, इस पर टोटल चार्ज कितना होता है? तो वो 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों ही सेम होंगे, मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम होगी और इसीलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ एटम। ठीक है, तो इसी वजह से एक एटम जो होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब होता क्या है, किसी भी एटम से हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लें। क्या कर लें? इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लें, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें। उस कंडीशन में इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस हो जाएंगे, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? वो इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज होंगे नहीं, बट हमें लगेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा एंड नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, और इस वजह से इसके पास कैसा? पॉजिटिव चार्ज
आ जाएगा। बात यहाँ तक समझ आई। किसी भी एटम से क्या कर दें, किसी भी एटम से अगर हम क्या ड्रॉ कर लें, इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लें, निकाल लें, तो एटम के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके पास अब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम किसी भी एटम को क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन दे दें, जब हम किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इस एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे। इस वजह से इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रॉन या तो दे दिया या फिर इससे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिया, ले लिया, उस कंडीशन में एटम के ऊपर एक चार्ज आ गया। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक, जो कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे एराइज होती है। ठीक है, कैसे एराइज होगी, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से एराइज होगी या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एराइज होगी। ठीक है, तो हम चार्ज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी विच arises ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे तो चार्ज की जो डेफिनेशन होगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप ये भी लिख देते हैं तो इनफ है और ये ठीक एक डेफिनेशन बन जाती है। तो हम समझ गए यहाँ तक कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन के गेन करने या फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से किसी भी एटम के ऊपर या फिर किसी भी मटेरियल के ऊपर आ जाती है। जितनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो हम यहाँ पर चार्ज को समझ गए, ठीक, और हम इलेक्ट्रिसिटी को समझ गए। चार्ज क्यों आता है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी एटम के ऊपर, इस चीज को भी हम समझ गए। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस होंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा, किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे। बात यहाँ तक क्लियर हुई? यानी किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हैं तो क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, बात यहाँ तक समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर हमने किसी भी एटम को दिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर ले लिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अब आप हमसे पूछेंगे क्यों सर, कितना आएगा, क्यों कितना आएगा? चलिए, ये है हमारे पास एक एटम और हमने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज आएगा। कैसा आएगा वो आप बताएंगे, पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब पॉजिटिव कितना पॉजिटिव आएगा, कितना पॉजिटिव की क्वांटिटी कितनी होगी इस चार्ज की। अब ये चीज अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपसे कहेंगे कि आप थोड़ा सा पीछे जाइए और जो चीज हमने डिस्कस की थी एटम में उस चीज को थोड़ा सा बताइए। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है। ठीक, तो अगर आपने कमेंट बॉक्स में इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लिखा तो बिल्कुल ठीक लिखा। अगर आपने क्या लिखा, कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लिखा, दैट इज राइट आंसर। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अगर इसका आपने चार्ज ये लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम पॉजिटिव का तो बिल्कुल ठीक लिखा है।
और अगर न्यूट्रॉन का लिखा आपने 0 तो बिल्कुल ठीक लिखा है। यहां तक बात समझ आई? ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा वो होगा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ओके। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये कूलम यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आप बार बार बोल रहे हैं व्हाट इज कूलम। ठीक है, तो कूलम कुछ नहीं होता है, यूनिट होती है चार्ज की। इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज SI यूनिट ऑफ चार्ज इज SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कितनी? कूलम। कूलम होती है, क्या होगी? कूलम होगी। SI यूनिट चार्ज की अगर SI यूनिट पूछी जाए तो कैसी होगी? तो कैसी होगी या क्या होगी? कूलम होगी। ठीक है, क्या होगी? कूलम होगी। ठीक है, चलिए अब यहां तक हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से ले लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब हम पूछ रहे हैं कि क्वांटिटी कितनी होगी। एक इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ किया तो इस एटम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो किस क्वांटिटी में आएगा? पॉजिटिव तो आएगा वो ठीक है, बट किस क्वांटिटी में आएगा? देखिए जब इलेक्ट्रॉन को आप ड्रॉ करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसको भी तो चार्ज ले जाएगा। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जाएगा। जब अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जाएगा, ठीक, तो कितना लेकर गया अपनी प्रॉपर्टी? इतनी प्रॉपर्टी लेकर जाएगा ना, तो इतना ही यहाँ पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, इतना ही यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ के जाएगा। भाई जितनी प्रॉपर्टी लेके जाएगा, ठीक, उतने की ही प्रॉपर्टी कोई खरीदेगा तभी तो लेके जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आई बात? देखो जैसे ये एक खेत है, ठीक है, एक प्लॉट है और ये प्लॉट किसी ए व्यक्ति का है या फिर राम का है। ठीक, अब राम यहाँ इस प्लॉट को छोड़ के जाना चाहता है, बेचना चाहता है, तो ये क्या करेगा? इस प्लॉट का पैसा ले लेगा। अब इसके पास अब पैसा आ गया, ये चला गया, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी थी वो इसी जितना पैसा इसको मिला, सपोज करते हैं 1 लाख रुपीज मिला। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज की यहाँ प्रॉपर्टी जो थी वो किसी और को देकर गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये बात होती है, ये होता है कि अपना जो इसका निशान था, अपना इसका जो प्लेस था, उस प्लेस को छोड़ेगा तो कितना का प्लेस छोड़ेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम छोड़ेगा। बात यहाँ तक समझ आई? अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर एटम से ड्रॉ किया तो हमें कितना चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव का चार्ज मिलेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मिलेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव का होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज नेगेटिव का है, बट ये पॉजिटिव का चार्ज इसके ऊपर कैसे आया? उसका रीज़न ये है क्योंकि जब नॉर्मल कंडीशन थी तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल थे। क्या थे? इक्वल थे। अब जैसे ही सपोज करते हैं 4 प्रोटॉन्स थे और 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया 1 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3 इसमें से जो 3 प्रोटॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? इस 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन एक जो प्रोटॉन बचा होगा वो क्या करेगा? वो तो अपने चार्ज को लेके घूमेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन के पास चार्ज कितना था? पॉजिटिव का था। कितना था? पॉजिटिव का था। वही चार्ज इसके ऊपर दिखाई देगा, वही चार्ज इसके ऊपर दिखाई देगा। यही वजह है कि हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है। बात समझ आ गई होगी? ठीक है, बात समझ आ गई होगी। बात यहाँ तक समझ आ गई तो आप हमें ये बताइए कि एक एटम है हमारे पास, एक एटम है हमारे पास, ठीक है, एक एटम है, सपोज करते हैं हमारे पास एटम ए है। ठीक है, और इस एटम से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ड्रॉ करते हैं? 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? ठीक है, और किस नेचर का आएगा? चार्ज की क्वांटिटी कितनी होगी? ठीक है, एंड नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा? नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा?
ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा। ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास Q चार्ज है जो हमें पता करना है। ठीक, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है विच इज 4 एंड E, व्हाट इज E? E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसकी क्वांटिटी लिखनी है, उसका नेचर नहीं लिखना है। तो उसकी क्वांटिटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और एक फार्मूला रहता है चार्ज इज इक्वल टू N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू अभी यही तो किया था, नंबर ऑफ, इसको हम लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n से लिखेंगे एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को हम E से लिखेंगे। तो हमारा Q मतलब चार्ज इज इक्वल टू ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू हमारा एक ये फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा? Q इज इक्वल टू NE। इसी की हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, n इज इक्वल टू 4 एंड E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो दिस विल बी 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और किस नेचर का होगा? तो नेचर आप ऐसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है या इलेक्ट्रॉन दिया है। ड्रॉ करते हैं तो कौन सा नेचर होगा? पॉजिटिव नेचर होगा। ठीक है, ड्रॉ करेंगे तो नेचर कौन सा? पॉजिटिव नेचर होगा। ठीक है, एंड अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को घुसा देंगे, दबा देंगे, तो उस कंडीशन में नेगेटिव का चार्ज होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये क्लियर हुआ तो एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एटम है और इस एटम के ऊपर चार्ज है 8 कूलम का। एक एटम है जिसके ऊपर 8 कूलम का चार्ज है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो हमें 8 कूलम चार्ज को क्रिएट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देना होगा? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देना होगा? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देना होगा? यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देना होगा? E इज इक्वल टू यहाँ पर वही रहेगा सेम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चलिए, ठीक है, Q इज इक्वल टू अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था NE। ठीक है, सो Q इज इक्वल टू N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एंड Q कितना है हमारे पास? 8। Q कितना है? 8। तो क्या करना है? इस पूरे से डिवाइड करना है, तभी तो n की वैल्यू आएगी। तो 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको डेसिमल हटा दें तो यहाँ कितना? 0 हो जाएगा। तो 80 अपॉन 16 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 19। जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो पॉजिटिव की हो जाती है। 16 1 जा 16, 5 जा, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 इंटू 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इंटू 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हमें नीड होंगे अगर हमें 8 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस करना है किसी ऑब्जेक्ट या किसी एटम के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ
चार्ज से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। और फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम जो होगा उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो होना, ठीक है, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो होना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम डिनोट करेंगे डिनोटेड बाय कैपिटल आई। समटाइम्स इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, कभी कभी इसको स्मॉल आई से भी डिनोट कर देते हैं, कभी कभी हम इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और एक चीज हम बताते हैं इसके लिए, ये जो एक क्वांटिटी है वो बेसिकली स्केलर आप लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक दो टाइप की क्वांटिटी ही पढ़ी है, एक तो वेक्टर, दूसरी स्केलर। बट जो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो बेसिकली टेंसर क्वांटिटी होती है। कैसी, टेंसर क्वांटिटी। ये वैसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती। तो उसी में की एक कमीनी ये भी है कि इलेक्ट्रिक करंट भी है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, क्या करती है ये, इसके पास डायरेक्शन भी लिए घूम रही है, ये अपने साथ क्या डायरेक्शन लेके घूम रही है, ठीक, मैग्नीट्यूड भी लेके घूम रही है, बट क्या करती है ये बदतमीज काम ये करती है कि वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती, वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए वेक्टर ने इसको भगा दिया। वेक्टर जब भगा देता है इन दोनों कंडीशन को होते होते, तो टेंसर कहता है आओ भाई मेरे पास आइए, तो टेंसर कहता है आ जाइए मेरे पास टेंशन देने के लिए, ठीक है। तो ये टेंसर क्वांटिटी है बेसिकली। फिलहाल आपको ये चीजें याद नहीं रखनी है क्योंकि ये आपके काम की अभी नहीं है, ठीक है। आपको अभी जो 10th में याद रखना है वो इसको आप स्केलर कह सकते हैं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, किधर होती है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो आप यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्शन अगर इसकी पूछी जाती है तो इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डायरेक्शन कैसे होती है, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझिए, ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास ये एक वायर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आपको पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, एटम्स होंगे इसमें, जाहिर सी बात है। और जब एटम होंगे तो उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, हमने केवल इलेक्ट्रॉन्स को ही देखा है। अब इस वायर में जब करंट फ्लो होगी, यानी कि इसमें कोई पोटेंशियल लगाया जाएगा, इसको कुछ एनर्जी दी जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगेंगे, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे, ठीक है।
तो जब इलेक्ट्रॉन सपोज करते हैं कि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड और इसको बोलते हैं राइट साइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। कैसे, लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कैसे होगा, वो कहाँ जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। बात समझ आई कि नहीं आई। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है हमारा कैसा, राइट डायरेक्शन में, तो हमारा जो करंट होगा वो किधर जाएगा, किधर जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। कब जाएगा, कहाँ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन जो होती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या होती है, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये बदतमीज आदमी है, उल्टा आदमी है, तो ये उल्टी ही साइड में चलता है, उल्टी ही डायरेक्शन में चलता है ठीक है, उल्टी ही डायरेक्शन में चलता है। चलिए चलिए, ठीक है, यहां तक समझ आ गया, उल्टी डायरेक्शन में ही चलता है, ठीक। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट किस टाइप की क्वांटिटी है ये समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं ये समझ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किस साइड में होती है, एक बार फिर से हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ होती है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ होती है। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी फ्लो ऑफ चार्ज, या इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इसको इरेज कर देते, ठीक, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन कैसा, पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I एंड चार्ज इज डिनोटेड बाय Q, चार्ज Q है, Q चार्ज फ्लो होता है और इस चार्ज को फ्लो होने में T टाइम लगता है, इस चार्ज को फ्लो होने में T टाइम लगता है। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जिसको हम बेसिक मतलब सामान्य भाषा जिसे देशी भाषा में कहते हैं वो फार्मूला बन जाता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से MCQ बनता है। और देखिए इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे, इसको ऐसे लिख सकते हैं I इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। देखो अब आप हमसे ये ना बोलना कि सर आपने टी यहाँ स्मॉल लिखा लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो कैपिटल आ गया। तो टी का मतलब टाइम से है, कभी कभी टी वो कैपिटल लिख देगा, कभी स्मॉल लिख देगा, सेम ऐसे क्यू के साथ भी करता है, आई के साथ भी करता है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी बनता है, और इसको वो इस टाइप से भी लिख सकता है, ठीक है, रिलेशन पूछ सकता है। वो ये नहीं कहेगा कि आई इज इक्वल टू मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला कौन सा सही है, वो ये पूछेगा इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है, ठीक है। तो वो रिलेशन आपको ठीक करना, क्योंकि इसी से ये बना है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताते हैं, फिर से पीछे थोड़ा रिमाइंड कीजिए। Q इज इक्वल टू, अभी हमने पीछे क्या देखा था, हम लोगों ने NE देखा था कि नहीं देखा था। तो जो Q इज इक्वल टू हम लोगों ने NE देखा था, अगर इस Q की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो I इज इक्वल टू NE अपॉन टी आ जाएगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन टी आ जाएगा। तो ये भी रिलेशन बनता है, ये किस में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम के बीच में एक रिलेशनशिप होता है।
तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और यही यूनिट फंडामेंटल यूनिट भी होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, ठीक है। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पेयर होती है। क्या होती है? एम्पेयर होती है, ठीक है। क्या होती है? एम्पेयर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर होती है। इसे आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ठीक है। क्या होती है? एम्पेयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, और भी आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, ठीक। एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जो कोई एक सर्किट होता है। क्या होता है सर्किट? अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो उस सर्किट में मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट measured by एमीटर, एमीटर, ठीक है। एक एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है। एमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं, ठीक है, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यहाँ तक जितना भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया वो किस तरह से मतलब समझ में आया और आप इसमें और क्या इम्प्रूव चाहते हैं। जो भी क्वेश्चन या डाउट आपको अगर कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आई होप कि मैं ट्राई करूंगा कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एमीटर हमसे पूछा जाता है, यहाँ तक समझ गए इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ एमीटर आता है। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते पढ़ते हम एमीटर तक पहुंच गए कि एमीटर क्या है? एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है दैट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ठीक है, इन अ सर्किट। तो हमसे एमीटर के बारे में पूछा जाता है, तो हम इस एमीटर को भी देख लेते हैं, ठीक है। एमीटर को भी हम देख लेते हैं, एमीटर, ठीक है। किसको देख लेते हैं? एमीटर को देख लेते हैं। तो एमीटर क्या है? एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या है? a device which measures electric current, ठीक है। अ डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है उसको हम बोलते हैं एमीटर। अब यहां से आप एमीटर की प्रॉपर्टीज लिखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनाएगा। किस में बनाएगा? यहां से क्वेश्चन बनेंगे और किस में बनेंगे? वो आपके असर्शन और रीजन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेगा, ठीक है। एमीटर देखिए, एमीटर तो आप समझ गए कि एक डिवाइस होती है जो एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। अब होता क्या है, इस एमीटर को सर्किट में किस वे में जोड़ते हैं, किस वे में इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सीरीज में इसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एमीटर
कनेक्टेड विद अ सर्किट, ठीक है, इन सीरीज, इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसको कनेक्ट किस में किया जाता है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो हमारा आइडियल एमीटर होता है, आइडियल एमीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? बहुत ही लो होगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो होता है। अब लो रेजिस्टेंस किस लिए? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि फ्लो को रोक देना, फ्लो को रोक देना। लेकिन अगर सोचो, रेजिस्टेंस अगर इसका ज्यादा होगा तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा। जब फ्लो नहीं होगा कंप्लीटली किसी भी करंट का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि करंट एक्चुअल में कितनी है? इसलिए क्या होना चाहिए? इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, ठीक है। एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। और जो आइडियल होता है, बहुत ही अच्छा एमीटर होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? जीरो होगा, ठीक है। कैसा होगा? जीरो होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक, यहां तक कंफर्म हो गई बात कि इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? जीरो होगा, ठीक है। ठीक, तो एम मीटर ये होता है, और यहां से असर्शन और रीजन के क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए हमने इनको डिस्कस कर दिया, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो देखिए अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट उसे कहते हैं जैसे हमारे घरों में क्या होता है, देखिए हमारे घरों में भी जो वायरिंग होती है वो एक टाइप का इलेक्ट्रिक सर्किट ही है। वो क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है। और जब वायरिंग होती है तो देखिए वायरिंग में बहुत सारे स्विच लगे होते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स जोड़ने के लिए जगह जगह पर पोर्ट भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें बाद में हम इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी अटैच कर लेते हैं और उनको भी चलाते हैं। तो यही एक जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसको हम कहेंगे कैसे? एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ लूप और, ठीक है, क्लोज्ड लूप होता है, बट ठीक है, इसको भी याद रखना, क्लोज्ड लूप और पाथ, क्लोज्ड लूप और पाथ, पाथ फॉर्मिंग अ नेटवर्क, फॉर्मिंग अ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक, इंस्ट्रूमेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो एक क्लोज्ड पाथ होता है, या क्लोज्ड, इसी को हम लूप भी कह सकते हैं, जो एक नेटवर्क बनाता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का, और इस पूरे लूप में क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, यानी चार्ज फ्लो हो सकता है। इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि यहां तक समझ गए। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सप्लाई भी दी जाती है, ठीक है, एक सप्लाई भी दी जाती है, और उस सप्लाई को हम सोर्स बोलते हैं। उस सप्लाई को क्या बोलेंगे? सोर्स बोलेंगे, ठीक है। यानी जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट होता है, ठीक, जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट होता है, यानी करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं, ठीक है। उस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। जैसे ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक।
और ये इलेक्ट्रिक सर्किट किसी कंडक्टर वायर से बनाया जाता है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। ठीक, स्विच के बाद ये इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया। ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया। यहाँ पर हमने एक एमीटर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर एमीटर लगा दिया। यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया। ठीक है, जो कि वोल्टेज को मेजर करेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी। तो ये जो टोटल चीज हमें दिखाई दे रही है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब कभी भी आप जब देखेंगे इस टाइप का सर्किट तो कभी ऐसे ना बोलना लगना कि अगर किसी ने सपोज करो ये वोल्ट मीटर अटैच नहीं किया तो आपको नहीं सर वोल्ट मीटर भी होता है सर्किट में। ऐसा नहीं है, वोल्ट मीटर हो ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी ये भी नहीं है कि यहाँ पर एमीटर भी लगा हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर कोई की या स्विच लगा हो। ठीक, कुछ ना कुछ एक दो इंस्ट्रूमेंट जरूर लगा होगा। सिंबल देखेंगे आगे जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उनमें भी सिंबल्स मिलेंगे। ठीक, ये जो है ये सिंबल इस टाइप का दिखेगा, एक तरफ इस पे छोटी लाइन होगी, एक तरफ थोड़ी बड़ी होगी। कभी कभी यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव का साइन भी लगा देता है। तो ये जो साइन आप देख रहे हैं इसको आप बैटरी जो है ये जो सिंबल है वो बैटरी का सिंबल होता है। ठीक है, बैटरी का इसी को सेल भी बोलते हैं कभी। ठीक है, अगर इसी को सेल बोल दें तो भी हो जाता है। ठीक, इसमें हमेशा आप याद रखेंगे जो ये लार्ज साइज की लाइन दिख रही है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो आपको छोटा दिख रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। कभी कभी आपको इस टाइप से भी सिंबल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी इस टाइप के सिंबल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, इस टाइप के। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो ये देख रहे हैं आप कई सारे सेल्स को आपस में कंबाइन किया गया है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। ठीक है, बैटरी का कॉम्बिनेशन है, ये बैटरी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कई सारी बैटरीज को कंबाइन किया गया है। ठीक, इस टाइप का आप लोग देखेंगे सिंबल या फिर इस टाइप का सिंबल देखेंगे, इस टाइप का सिंबल भी देखेंगे। ये दोनों ही सिंबल स्विच के लिए हैं, दोनों ही सिंबल किसके लिए हैं? स्विच के लिए हैं। ठीक है, या फिर इसी को की भी बोलता है, कभी कभी की बोल देता है। ठीक है, जो हम अपने घरों में स्विच यूज करते हैं उसका सिंबल ये होता है। और स्विच आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक ऑन स्विच होता है, एक ऑफ स्विच होता है। ठीक है, तो ये दोनों है कैसे? ऑफ स्विच हैं। कैसे हैं? ऑफ स्विच हैं। ठीक, अगर यहाँ पर ये इस टाइप से बना दें ऐसे, ये वाला, तो ये कैसा? ऑन स्विच होगा। ठीक, ऐसे ही सेम इसको भी अगर हम कनेक्ट इस टाइप से कनेक्ट कभी दिखाए ऐसे, ठीक, तो ये क्या है? ये ऑन स्विच है। ठीक है, ये ऑन स्विच है और ये ऑफ है स्विच। ठीक है, तो ये सब स्विच के जो है सिंबल्स हैं। ये जो सिंबल है वो ऑफ स्विच को रिप्रेजेंट करेगा और ये दोनों सिंबल जो हैं ऑन स्विच को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? ठीक, अब हम आगे कुछ और सिंबल्स देखेंगे। ये वो सिंबल हैं जो यूज होंगे और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, देखिए इस टाइप से सिंबल बनाता है एक, इस टाइप से। ये सिंबल आपको रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सिंबल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और इसी में अगर थोड़ा सा और चेंज किया जाए, इस टाइप से दिखाया जाए, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है?
वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है फिक्स नहीं होता है, ये चेंज कर सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसा हमें नीड है वैसा हम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो फिक्स रेजिस्टेंस है, ये एक बार में जितना है उतना ही रहेगा, उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इस टाइप से आपको मिलेगा सिंबल, एक सर्किल होगा, सर्किल के अंदर ए लिखा होगा, ये रिप्रेजेंट करता है एम मीटर को, ये रिप्रेजेंट किसे करेगा, एम मीटर को। सेम ऐसे ही एक इस टाइप से बना रहता है ऐसे। ठीक, ये वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, वोल्ट मीटर को, ये किसे, वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स हैं जो हमें हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे और सर्किट में ये जो है सिंबल यूज होते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एमीटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं